वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 6 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमको क्या पता करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आप देखिएगा तो वो कौन सा होता है, 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 0, यानी ये होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमको क्या देखना है, अभाज्य संख्या। अगर 1001 के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए तो ये किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए 7 × 11 × 13। ये तो आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 1001 मल्टीप्लिकेशन होता है 7, 11 और 13 का, ठीक है। अब हमसे कंसेप्ट आता है, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, यानी 4 कैंसिल हो गया। अब 1003 का बात कीजिएगा तो 3 यूनिट डिजिट किसके मल्टीप्लिकेशन से आ सकता है। तो आप सोचिएगा तो ये आ जाएगा आपको 9 और 7 का मल्टीप्लिकेशन से यूनिट डिजिट 3 आ जाता है। यानी अगर इसको 17 और 59 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1003। 9 से 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1003 आ जाएगा। यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बच रहा है 1007। एक यानी 7 यूनिट डिजिट लाने के लिए 9 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 और 53 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाता है, 1007। यानी ऑप्शन 1 भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट जवाब होगा। क्यों, क्योंकि 1009 वह संख्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1009, जो अभाज्य संख्या है। ये आप याद भी कर सकते हैं। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 1009। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। यानी जितना उसके पास पैसा है उसका क्या करता है, 25% भुला देता है। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपये बचते हैं। यानी 60% अगर खर्च कर देता है बचेगा कितना, 40%। यानी शेष धनराशि का 40% 360 के बराबर है। मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि था, पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसके पास कितना पैसा था। तो मान लीजिए शुरू में वह 100 रुपया लेके गया था। 100 रुपया में से उसने 25 रुपया गुम हो गया। यानी 25 रुपया गुम हो गया था। अब उसके पास बचा कितना, 75 रुपया। कह रहा है कि 75 का 60% खर्च कर देता है। जब 60% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, उसका 40% बचेगा उसके पास। ये 40% कितना के बराबर है, 360 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। 25 से काटिएगा, 25 × 75, 25 × 100, 4 मरते। 4 से 40 काटिएगा, 10 मरते। 0 से 0 कैंसिल। 3 से 36 काटिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 12। हमसे पूछ रहा है कि उसके पास मूल रूप से उसके पास कितना पैसा था। हमने कितना माना था, 100 यूनिट पैसा था। 100 यानी 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी मूल रूप से उसके पास 1200 रुपया था। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है अजय को दो विषय गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा विज्ञान में गणित से 19 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो उसने गणित में उसे कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए गणित में कितना, 9 अंक आ रहा है, 9 यूनिट, और विज्ञान में कितना, 13 यूनिट। यानी मैथ और क्या कर रहा है, साइंस का बात कर रहा है। मैथ में अगर 9 यूनिट आता है तो साइंस में कितना आएगा, 13 यूनिट। हमसे पूछ रहा उसके द्वारा गणित में कितने अंक प्राप्त किए गए। गणित में यानी 9 यूनिट, जो भी रिजल्ट होगा 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी 9 का मल्टीपल है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करा, उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए। यानी अगर डिफरेंस देखिएगा तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 यूनिट का। 4 यूनिट कितना के बराबर दिया है, 16 के बराबर दिया गया है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर। 9 यूनिट कितना के बराबर, 9 × 36, 36। यानी उसने मैथ में कितना अंक प्राप्त किया था, 36 अंक।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 10,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1.1/2% प्राप्ति 6 माही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या कीजिए। देखिए क्या करा है यहाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमको कैसे लेना है, 6 महीना पे लेना है, 6 महीना पे, यानी 1 साल पे दो, यानी समय को दोगुना करना पड़ेगा। जब भी 6 माही का रहा है तो टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेट को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई यानी आधा करना पड़ेगा। पहले रेट कितना दिया गया था, 10%। अब नया रेट कितना हो जाएगा, पहले रेट 10% दिया गया था, तो अब रेट कितना, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले टाइम कितना दिया गया था, 2 एकम 2 एक 3, 3/2, 3/2 ईयर, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 ईयर, यानी टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। अब पूछ रहा है 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए 5% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड, 3 वर्ष का एसआई कितना होगा, 5% की दर से 3 ईयर का एसआई कितना होगा, 15%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो लेगा, 15%। ठीक है। और देखिए 5% की दर से 3 वर्ष का 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अगर आपको पता होना चाहिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए पहले दो दो ले सकते हैं, यानी x+y - xy करके भी निकाल सकते हैं, या कंपाउंडेड फार्मूला होता है कितना, कंपाउंड चार्ट के फार्मूला से अगर देखिएगा तो 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 5 15 यानी 15 पॉइंट कितना होता है, 7625% यानी 15.7625%। अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना है, 0.7625%, यानी 0.7625%। ये कितना का निकालना है, 10,000 का निकाल दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। डबल ना मल्टीप्लाई 0.7625 बटा 100, 100 यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये दो दो डबल जीरो है, यानी 2 पॉइंट इधर घसक जाएगा, यानी 76.25%, यानी 76.25 क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कीजिए यदि उनके लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% का कमी की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो पूछ रहा था उसके घनाभ के आयतन में कितना चेंजिंग आएगा। आपको पता होना चाहिए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन आपको पता होना चाहिए, ये होता है LVH, यानी L लंबाई, V पर चौड़ाई इंटू H पर ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन LVH होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 20×25 1/5 होता है। ठीक है। और कितना, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या कर रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। ये पहले घनाभ का आयतन, लंबाई पहले क्या था, 10 यूनिट। ठीक था। चौड़ाई कितना था, 5 यूनिट। और ऊंचाई कितना था, 10 यूनिट। ठीक है। अब यह चेंज होके क्या हो रहा है, देखिए घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी की जाती है। पहले लंबाई 10 यूनिट था, अब 10% की कमी, यानी 10 में एक का कमी कर देंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। पहले चौड़ाई 5 यूनिट था तो 20% का कमी, यानी एक का कमी करने के बाद ये चौड़ाई कितना होगा, 4 यूनिट। अब ऊंचाई में क्या कर रहा है, ऊंचाई में 30% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी पहले ऊंचाई 10 यूनिट था तो अब 3 यूनिट बढ़ गया तो ऊंचाई कितना हो गया, 13 यूनिट। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। जब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 500। इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको कितना, 9×4 = 36, 9 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 36, 36 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 468, 468। यानी 500 का पहले था आयतन, वह बदल के कितना हो गया, 468 हो गया।
यानी कितना का कमी आ गया, 32 का कमी। 32 का कमी किस पे आ गया, 500 पे। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। यानी 5 से काटेगा तो 5 से काट जाएगा, ये कितना, 6 बचे 30 और 20 बच रहा था, 500 को 20, यानी 6.4% क्या होगा, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा। यानी आयतन में कमी आ जाएगा 6.4% का। क्यों, क्योंकि पहले 500 था, 468 आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक व्यापारी ए नकद खरीदने के लिए अंकित मूल्य पे 25% की छूट प्रदान करता है। कोई व्यक्ति अगर किसी सामान को कैश में खरीदता है तो वह क्या करता है, 25% का छूट दे देता है। व्यापारी बी उसी वस्तु को जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है, यानी दोनों का प्राइस 100 रुपया ही अंकित है। ठीक है, ये बात देखिए, ए की जिसमें बराबर ही मूल्य अंकित है, इससे मतलब हमको क्या पता चल गया, दोनों का प्राइस सेम था। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है, बी 20% का व्यापारिक छूट और 4% का नकद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए दी गई छूट व्यापारी बी की द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, तो उस वस्तु का प्राइस क्या करना है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, ए का अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपया था, अब बी का भी सेम था। ए क्या करता है, 25% छूट पे उस वस्तु को दे देता है, यानी 100 रुपया का सामान पे उसने क्या किया, 25% छूट कर दिया। यानी उसको ए ने कितना उस पैसा का अंकित किया, 25% छूट, यानी 75 रुपया में। बी के बारे में क्या कह रहा है, बी जब लेने जाता है तो 100 रुपया का सामान 20% का व्यापारिक छूट ले लेता है, यानी इसका दाम 80 रुपया हो जाता है। ठीक, अब क्या कहता है, और वह 4 रुपया का नकद यानी कैश भी दे रहा है, तो 4 रुपया और छूट दे रहा है, यानी 100 में 4 का छूट दे रहा है, यानी कितना में दे रहा है, 96 में दे रहा है। यानी ये उसका क्या होगा, बी का प्राइस हो गया। ये ए का प्राइस 75 रुपया और बी का प्राइस यहाँ हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 848 कि 8 नौ, 9 बहत्तर बहत्तर 72, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 9 बहत्तर बहत्तर, 4 कितना हो गया, 76, यानी 76 बटा में 10 है, यानी 76.8, यानी यहाँ 75 रुपया, यहाँ 76.8 रुपया। यानी अब क्या कर रहा है, ये व्यक्ति ए जो है 75 रुपया में खरीदता है और बी कितना में खरीदता है, 76 रुपया में। यानी ए को कम पैसा पड़ रहा है, बी को ज्यादा, यानी ए को कितना कम पैसा मिल रहा है, ए को कितना रुपया का छूट मिल रहा है, कह रहा है 360 रुपया का। यहाँ देख चेक कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, यानी 0.8, यानी 1.8 का छूट मिल रहा है। 1.8 का छूट की क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 360 का छूट मिल रहा है, यानी बटा 360, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 बचेगा, 18 दूना 36, 2 यानी 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, यानी 200, 1 यूनिट का वैल्यू 200। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना, हमने कितना माना था, 100 यूनिट, 100 को 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा था 20 0 यानी करेक्ट आंसर 20,000, यानी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि 8 6 14 7 और x का औसत 11 है तो 11 का मान, x का मान क्या कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है, 6 दिया गया है, 14 दिया गया है, 7 दिया गया है और यहाँ पे x दिया गया है। इन सभी का एवरेज कितना दिया गया, 11। एवरेज का मतलब क्या होता है, वो सभी संख्या कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। इस अगर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ये 8 को होना कितना चाहिए था, 11 होना चाहिए। है 8 यानी कितना कम है, तो यानी 3 कम है, यानी -3। इसको भी कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, लेकिन है 6 यानी कितना कम है, -5। ये वाला संख्या कितना ज़्यादा है, तो +3 ज़्यादा है। ये 7 है यानी ये कितना कम है, तो -4 कम है। यानी एवरेज क्या कहता है, सभी का डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये +3 है, ये -3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -5 और -4 कितना हो गया, -9। यानी ये वाला संख्या क्या होना चाहिए, एवरेज से +9 ज़्यादा होगा, तभी तो डेविएशन 0 होगा। यानी x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 11 + 9, यानी 11 + 9 कितना हो गया, 20। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2।
अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 6 + 14 + 7 + x बटा कितना आ जाएगा 2 2 4 1 5 5 बराबर 11। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, ये भी आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ये डेविएशन चेक करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड है डेविएशन चेक कर लेना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पे 1200 रुपये का ऋण उतने ही वर्ष के लिए लिया जितना ब्याज की दर थी। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, और टाइम हमसे कितना पूछ रहा है, टाइम वही टाइम लेंगे जैसे आर यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टाइम भी कितना होगा 5 ईयर, यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टाइम कितना होगा 8। ठीक है, 8 ईयर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर की गणना कीजिए। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कितना पैसा लिए थे 1200 रुपया लिए थे। ठीक है, 1200 रुपया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम कितना 8 वर्ष के लिए थे बटा 100। ये कितना के बराबर आया 432 का। बस इसको सॉल्व कर देना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 से काटिए तो 12 × 4 = 36, 3 मरते लग जाएगा 36, 36 6 4 10 7 8 ये बच रहा है 7, 12 12 6 72 यानी 6 मरते, 12 6 72 यानी 6 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा √136। √36 बाहर निकलेगा तो कितना 6%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है एक सभा में 350 स्काउट को दूध परोसा गया। ठीक है, 350 व्यक्ति को दूध परोसा गया, उनमें से 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यानी जो भी दूध दिया जाएगा वह बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, यानी बेलनाकार बर्तन करने का मतलब बेलन का आयतन, कोई भी सामान आयतन में रखा जाता है, कोई भी सामान क्या चीज में रखा जाता है तो आयतन में रखा जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है πr²h। क्या होता है बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि दाता को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तो कितनी राशि खर्च करना पड़ेगा, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। क्या कर रहा है, प्रत्येक को 10, यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं एक गिलास में कितना दूध हटेगा, एक गिलास में दूध हटेगा कितना, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई आपको 10 यानी पाई आर कितना देगा 10 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या यानी आर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना दिया गया 15। ये क्या हो गया, ये गिलास का आयतन हो गया। हम तो टोटल कितना ग्लास देना है 350 देना है, यानी टोटल हमको दूध कितना देना है इतना, एक एक गिलास का आयतन गुने 350, ये आ गया टोटल दूध की मात्रा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 से काटिएगा 7 × 5 = 35, 5 मरते आसानी से कट जाएगा, 5 × 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होके आपको कितना रिजल्ट, ये जो रिजल्ट देगा ये हमको क्या चीज में देगा सेंटीमीटर क्यूब में देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है 50 रुपये प्रति लीटर, यानी 1 लीटर बराबर कितना होता है ये पता होना चाहिए। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। यानी इस सेंटीमीटर को लीटर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस सेंटीमीटर को लीटर में चेंज कर सकते हैं। ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 1000 से, ये क्या चीज आ जाएगा लीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11 यानी 110 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15। ये क्या चीज आ गया टोटल गिलास कितना लीटर अटेगा। अब इतना क्या करा 50 रुपये प्रति लीटर, ये इतना लीटर, ये क्या हो गया इतना लीटर हमको दूध लगेगा और 1 लीटर का दाम 50 रुपया है तो इतना लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 110 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 50, ये मल्टीप्लाई करके हमको टोटल ग्लास का दाम निकल जाएगा।
देखिए 110 मल्टीप्लाई 50 25 के 5 हासिल 2 5 का 6 1 7 75 750 750 को 11 देखिए डबल जीरो आ जाएगा 750 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 5 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 यानी 82500 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न बनाएंगे। ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हमको क्या पता, आयतन के बारे में पता, आयतन में क्या छुपा हुआ है, पाई छुपा हुआ है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7 में क्या छुपा हुआ है 11 छुपा हुआ है, यानी जो भी रिजल्ट होगा 90% करेक्ट आंसर होगा 11 का मल्टीप्लीकेशन। इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, कौन? ऑप्शन 2 जो 11 का मल्टीपल है, और कोई 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 11 का मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितने दूर तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा? अब पूछ रहा है कि चोर कितना दूर रहेगा कि उसको पकड़ लिया जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है और पुलिसकर्मी और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है, यानी पुलिस, एक तरफ पुलिस है एक तरफ चोर है। मान लीजिए यहाँ पे पुलिस था, ठीक है, और यहाँ पे चोर यहाँ से चला, लेकिन उसको पता चला 6 मिनट के बाद, यानी 6 मिनट तक चोर द्वारा इतना दूरी तय किया हुआ, यानी ये पुलिस का स्पीड है, पुलिस का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे चोर आ गया, ये आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि पुलिस 6 मिनट के बाद पुलिस को पता चला कि चोर ने कोई सामान चोरी कर लिया और उसका पीछा करने लगता है, यानी 6 मिनट में पुलिस चोर कितना दूरी तय किया, यानी चोर का बात किया जाए तो चोर 6 मिनट में कितना दूरी तय किया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, स्पीड स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम, टाइम होता है तो स्पीड कितना है, चोर का स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर का स्पीड कितना दिया गया है, चोर 6 मिनट तक चला, यानी 6 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा घंटा, घंटा से घंटा कैंसिल, यानी 10, यानी चोर द्वारा 6 मिनट में 7/10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चोर था, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बार चोर यहाँ था और देखिए पुलिस यहाँ पे था और चोर यहाँ पे था, ठीक है, ठीक। ये इसका डिस्टेंस कितना था 7/10, लेकिन जब वह पकड़ा तो इस पोजीशन पे पकड़ा, मीटिंग टाइम दोनों सेम होगा, ये यहाँ से जितना समय में पहुंचा उतना ही देर में यह, यानी मिलने का टाइम सेम होगा। टाइम जब सेम हो, टाइम सेम हो, मीटिंग टाइम सेम हो, जब टाइम सेम होने पे तो हमको क्या पता है, स्पीड का रेशियो, स्पीड का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या चीज का होता है, स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये बात से समझिए। देखिए पहले क्या, पुलिस और यहाँ पे थी, पुलिस का स्पीड कितना दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर का कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब टाइम सेम हो, ये स्पीड का रेशियो दिया गया था, डिस्टेंस का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 8/7, यानी पुलिस कितना डिस्टेंस तय करेगा, चोर से 1 यूनिट ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। कह रहा है कि चोर 7/10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, यानी यह जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 1 यूनिट, यह डिफरेंस चोर द्वारा 7/10 किलोमीटर के बराबर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 7/10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करा, वह कितने दूर तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा, यानी किसको कब पकड़ना है, पुलिस को चोर पकड़ना है। तो पुलिस यहाँ से चल रहा है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या चल रहा है, पुलिस चल रहा है, और वह कितना दूर से उसको पकड़ लेगा। ये देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7/10, हमसे पूछ रहा है 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7/10 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 8×7 = 56/10, यानी 56/10 को क्या लिख सकते हैं 5.6 किलोमीटर, यानी 5.6 किलोमीटर में वह उसको पकड़ लेगा। हमने इसको समझाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम बताया।
लेकिन इस क्वेश्चन को आप सिंपल वे में ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये पता है कि मीटिंग टाइम सेम होता है। जब मीटिंग टाइम सेम हो यानी मिलने का समय सेम हो तो स्पीड का रेशियो क्या चीज, टाइम के रेशियो के आपस में, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो आपस में बराबर होगा। कब, जब मीटिंग टाइम सेम हो। जब डिस्टेंस का रेशियो दोनों आपस में बराबर है तो ये बात क्लियर हो गया। ये बात हम लोग लिख सकते हैं क्या, पुलिस का स्पीड है और यहाँ थी चोर का स्पीड, यानी 8:7 था। ये स्पीड का रेशियो था, डिस्टेंस का रेशियो 7:8, 8:7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीटिंग टाइम सेम है। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का आ रहा है। यह 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी। 6 मिनट में चोर द्वारा 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी चाल 6 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये क्या आ जाएगा आपको, 6 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी 6/10 आ जाएगा घंटा में बदलने के लिए, यानी 7/10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 7/10। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 7/10, 7/10 से मल्टीप्लाई किया, 8×7 = 56, यानी 5.6। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करने के लिए बोर्ड मास सिखाता है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 1 माइनस 0.8, इसको घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या 1/2, ये भी ब्रैकेट में है तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 0.5, 0.2, यानी 0.2 आप 0.2 ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.4। ये कहाँ तक आ गया, रूट के अंदर का जब सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ रहा है 0.4। 4 से काटिएगा इसको, 4 से 12, 3 मरते 0.3 आ रहा है। 0.3 में 1.6 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.9। 1.9 में 0.4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1.5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या कर रहा है, 14 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 20 महिला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 14 व्यक्ति लेते हैं तो कोई काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में। डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 मैन किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में करता है। और 20 वुमेन, 20 वुमेन उसी काम को करने में कितना लेते हैं, 8 दिन। इन दोनों का हम लोग रेशियो ले सकते हैं, यानी मैन अपॉन वुमेन रेशियो लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 20 × 8 डिवाइड बाय कितना, ये 14 × 6, 6 4 2 से काटिएगा, 2 चौका 8, 7 दूना 14, 7 मरते 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 40/21। 40/21, ये बात क्लियर हो गया। 40/21 कहने का मतलब हो गया 40। एक मैन का एफिशिएंसी 14 और वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 21। आगे क्या करा है, 7 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पे लगाया जाना चाहिए यदि इसे 6 दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए क्या कर रहा है, 7 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते और 3 दिन तक कार्य करते। 7 व्यक्ति 3 दिन तक काम करेगा। अब देखिए टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए टोटल वर्क, टोटल काम कितना है। देखिए एक या तो इस इक्वेशन को ले लो या ये इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन को ले लेते हैं तो हम पहला वाला ले लेते हैं, यानी 14 मैन, यानी एक मैन का एफिशिएंसी कितना है, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6। ये हो गया टोटल वर्क हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, 4 चौको 16 के 6 हासिल, 1 4 1 5, 4 चौको 16 के 6 हासिल, 1 4 1 5, 56, 56 × 6, ये आ जाएगा 0, 6 36 के 6 हासिल, 3 6 35 36, 30 और 3 33, यानी 3360। ये आ गया टोटल वर्क, यानी टोटल काम हमको इतना करवाना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 पुरुष कार्य करना प्रारंभ करते और 3 दिन तक कार्य करते, यानी 7 मैन कितना दिन तक काम करता है, 3 दिन तक। यानी 7 व्यक्ति 7, एक मैन का एफिशिएंसी है 40, कितना दिन तक काम कर रहा है, 3 दिन तक। यानी टोटल काम कितना होगा, 7 या 21, 21 चक्का 0, 4 4 दूना 8, 21 चक्का 840, यानी ये आ गया टोटल मैन द्वारा वर्क। रेस्ट वर्क हम यहाँ से घटा लेंगे तो ये हमको क्या पता चल जाएगा, रेस्ट वर्क, यानी 3360 में से 840 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 2, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 13, 13 में से 8 गया, ये हो गया 5, 13 में से 8 गया 5 और 2, यानी 2520 ये काम बच रहा है।
अब पूछ रहा है शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पे लगाना होगा, यानी एक महिला, देखिए 20 वुमेन, कितनी महिलाओं को काम पे लगाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, मैन के वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 21, एक वुमेन 21 काम करती है। ठीक है, और यह कितना दिन तक काम कराना है, 6 दिन तक काम कराना है। तो एक वुमेन 6 दिन में इतना काम, 6 दिन में इतना काम करेगी। हम ऐसे ऐसे कितने औरत को रखना पड़ेगा, मान लीजिए 100 औरत को रखेंगे, ये कितना 2520 काम को कंप्लीट कर लेगी। यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2520 डिवाइड बाय कितना 21 मल्टीप्लाई 6। बस सिंप्लीफाई इसको सॉल्व कीजिए, 21 से काटिएगा तो ये एक मरते और 21 दूना 42, 120, 6 से काटिएगा 6 दूना 12, 20 दिन में। यानी वह काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा 20 डे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसकी क्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या कर रहा है, 30% का लाभ कमाता है, किसका, विक्रय मूल्य का, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ बराबर हमको होता क्या है, ये बात हमको पता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक छोटा सा फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। मान लीजिए विक्रय मूल्य वाई है, ठीक है, उसमें से क्रय मूल्य 100 रुपया घटा देते हैं, तो ये लाभ कितना होता है, विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए, ये x इधर आ जाएगा, इधर क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो कितना 30 में से 100 में से 30 जाएगा तो 70, 70/100 y, यानी x/y हम लोग क्या लिख सकते, x/y लिख सकते हैं कितना 7/10। यानी कोई वस्तु, x हमने क्या माना था, क्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 7 रुपया, विक्रय मूल्य 10 रुपया, तो 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट किस पे, 7 पे गुने 100, यानी 300/100। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए, 300/100 यानी 7×14, 7×4 4 मरते 28, 29, 7×2 14, यानी 42.6/7%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कटोरी को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अर्धगोला है, और अर्धगोला क्या होता है, इस तरह का अर्धगोला है। ठीक है, इसमें क्या करा है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, यानी अर्धगोला जो भी है वह 2 सेंटीमीटर मोटा है। इसकी मोटाई कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। यह 2D हम बना रहे हैं इसलिए इसका फिगर इस तरह से लग रहा है। ठीक है, ये 3D फिगर है लेकिन हमने इसको इस तरह से बनाया। ये हो गया आपको गोला। गोला का आयतन कितना दिया गया है, गोला का आयतन हमको निकालना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक जो मोटाई, ये मोटाई कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर। कह रहा है आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, तो इसका आयतन, गोले या अर्ध गोला है, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r, 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है कौन सा, पूरा गोला का आयतन, जबकि यह गोला कैसा आधा है, यानी अर्ध गोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ये हो गया अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको क्या करना है, कटोरी को बनाने में प्रयुक्त इस्पात, यानी जो प्रयुक्त हुआ है इस्पात उसका आयतन चाहिए हमको। इस भाग का वैल्यू निकालना है, ये जो भाग हम पेंट कर रहे हैं इसका वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकलेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को अगर हम घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो बड़ा वाला आयतन कितना है, देखिए 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर कौन सा होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये है 3, जबकि ये वाला रेडियस अगर जोड़ दीजिए 2 सेंटीमीटर और जोड़ दे, ये रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यानी कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ा वाले में से छोटा वाले को हमको घटाना होगा। यानी 2/3 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 25 में से 27 को हमको घटा लेना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 98,
ये आ जाएगा 98। इसको मल्टीप्लाई कितना आप करना पड़ेगा, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7। 7 से जब इसको काटिएगा 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 8 एक 2, 7 चौक 28, 14 मरते आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ये हो जाएगा 22×2 = 44, 44 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई कितना 3, यानी 3 से 14 चौका 56 यानी 6, यानी 616 ये आ जाएगा। 616/3 अगर कीजिएगा ये रिजल्ट आपको कितना दे देगा, 205.205.33, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए अधिकतम पैमाने, यानी अधिकतम जो कड़ा है, तो हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। एचसीएफ किसका, ये दिया गया 1 मीटर, ये सेंटीमीटर में दिया गया, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, यानी 1 मीटर बराबर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर तो दिया ही हुआ है, ठीक है। और देखिए 3 मीटर 90 सेंटीमीटर, इसको ऐड कीजिएगा तो 390 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह संख्या, वह अधिकतम संख्या होता है जो सब में उपलब्ध, यानी सबसे छोटी संख्या 20 है, यानी एचसीएफ में 20 तो होना ही चाहिए। 20 है तो 20 में देखिए 20 से ये कट रहा है, लेकिन 20 से 390 कटेगा, 0 से 0 90 नहीं कटेगा, यानी 20 नहीं होगा, यानी 20 का कोई मल्टीपल होगा, यानी 2 × 10 लिख सकते हैं 20, यानी 10 से चेक कीजिएगा तो ये 100 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, 390 भी कट रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ जाएगा, 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 170 सेंटीमीटर है, इनमें से 15 छात्रों का औसत 180 सेंटीमीटर है, तो शेष छात्रों का औसत लंबाई क्या होगा। बचे हुए छात्र का औसत लंबाई चाहिए हमको। हम इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 50 व्यक्ति, 50 छात्रों का औसत कितना दिया गया, 170, ठीक है। टोटल 50 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया, 170 करा। इनमें से 15 छात्र, अगर टोटल 50 व्यक्ति, 15 व्यक्ति यहाँ होंगे तो बचे हुए कितना 35 व्यक्ति होंगे। करा है कि 15 व्यक्ति का एवरेज कितना दिया गया है, ये दिया गया 180। 180 एक्चुअली में होना कितना चाहिए, 170 है, 180 यानी कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 10 कितनी संख्या में ज़्यादा है, 15 संख्या में ज़्यादा है, यानी टोटल कितना ज़्यादा हो गया, तो 150 ज़्यादा हो गया। यानी एवरेज जब भी निकालते हैं तो डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी ये जो 35 संख्या होगा उसका एवरेज कितना होगा, 150 कम होगा। एवरेज कम होगा, यानी एवरेज याद करने के लिए 35 से डिवाइड कर देंगे, यानी -150/35, इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी 20/7, 20/5 से काटिएगा 5 3 15, यानी 30/7, 30/7 को अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4.28 आ जाएगा, 4.28, यानी ये जो एवरेज होगा 35 संख्या, क्या करा है, शेष छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। शेष 35 संख्या, तो इसका एवरेज क्या होगा, ये जो एवरेज 180 है, 170 से क्या होगा, 4.28 कम होगा, यानी 170 माइनस क्या लिख सकते हैं, 4.28। 170 में से 4.28 को घटाइएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, यानी 72, ये हो गया कितना 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 6, यानी 165.72, यानी करेक्ट आंसर कौन सा है, 165.72, यानी ये किसके आसपास है, ये आपको आ जाएगा कितना 166 के, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, क्या करा है, 5,345 रुपये की धनराशि को 10 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। परिपक्व पर वह 2,672.50 यानी इतना रुपये ब्याज अर्जित करता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए। क्या करा है, 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे निवेश करता है, बस सिंपलीफाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 3 4 5, ये प्रिंसिपल है। रेट हमको निकालना है, टाइम दिया गया है 10 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट 2,672.50 प्राप्त होता है। बस यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आर बराबर ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 26725 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कितना 5 3 4 5 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको कितना
देखिए 50-25 ये 5 है, ये 26 है, तो 50-25 के आसपास है, यानी ये 5 गुना के लमसम बराबर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इसका करेक्ट जवाब होगा। कितना? 5%। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले से बनाई जा सकती है। यानी नंबर देखिए, सबसे पहले बड़ा वाला ठोस गोला है, यानी गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोला का आयतन। देखिए अब इससे क्या बनाना है? गोला से ही गोला बनाना है, यानी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? गोला से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब से। देखिए ये इससे ये कैंसिल, यानी कैपिटल आर क्यूब बटा क्या होगा? स्मॉल आर क्यूब। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखिएगा, तो नंबर ऑफ गोला पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा किसका? गोला का। ठीक है, यानी कैपिटल आर क्यूब बटा स्मॉल आर क्यूब। अब देखिए ये क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। ऊपर देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, तो त्रिज्या कितना होगा? 1 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब डिवाइड बाय 1। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 443, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा? 343 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है स्थिर जल में एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बी तक जाने और वापस ए तक आने की यात्रा करने में घंटों में कितना समय लगता है? देखिए ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना? 90 किलोमीटर का तय कर रहा है। यानी ए से बी तक का डिस्टेंस अगर देखिएगा, इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 45 किलोमीटर का डिस्टेंस। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 45 किलोमीटर। अब दो प्रश्न बनता है इसमें से, या तो नाव की चाल, एक देखिए ये है बोट, एक तरफ बोट होगा और ये होगा, देखिए ये है बोट की चाल और ये है स्ट्रीम की चाल। जब हम बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन यानी धारा के दिशा में जाएंगे, तो दोनों का चाल आपस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। जब वापस आएंगे तो बोट स्ट्रीम का चाल तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नाव की चाल इस साइड हो जाएगा, यानी ये आ गया बोट की चाल, ये स्ट्रीम की चाल। इस स्थिति में क्या होगा? दोनों का चाल घट जाएगा। ये बात फाइनल है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर हमको पता है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हम एक बार जा रहे हैं 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए, तो बोट की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगा, यानी 30 और 7.5 को ऐड कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 37.5, 37.5। अब फिर वापस आएंगे 45 किलोमीटर, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 30 और 37.5 का डिफरेंस निकालिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 22.5। कितना? 22.5। इससे ये काटिएगा तो ये दो मरते कट जाएगा, यानी रिजल्ट जो भी आएगा 2 से ज़्यादा आएगा। अब देखिए 2 से ज़्यादा कितना आएगा, इसके हिसाब से समझ लेते हैं। ये देखिए ये क्या है? 37.5 है, यानी ये 45 है। लमसम एक गुना से ज़्यादा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ रिजल्ट, यानी 2 1 3, यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि सारा ऑप्शन 3 पॉइंट समथिंग है, 3 तो होगा नहीं, 3 से ज़्यादा होगा, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। या तो ऑप्शन 1 होगा और 3 होगा। ऐसे स्थिति में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आपको कितना आ जाएगा? ये इससे ये कट जाएगा, आपको लमसम 1.2 मरते। कितना? 1.2 मरते, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 3.2 आवर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वार्षिक रूप से 12% वार्षिक दर पे 1,250 रुपये की धनराशि वर्ष में 1,568 रुपये हो जाएगा। यानी कह रहा है कि वह अमाउंट हो जाएगा कितना? 1,568 रुपया। कैसे संयोजित कर रहा है? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का भी सहारा ले सकते। देखिए अमाउंट बराबर हमको क्या पता है? अमाउंट ए फॉर अमाउंट बराबर क्या होता है? पी इंटू 1+8/100 की पावर टी, पी फॉर टाइम, यानी ए बटा पी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बटा पी लिख सकते हैं 1+8/100 की पावर टी। ठीक है, पहले प्रिंसिपल कितना था? ये अमाउंट इतना हो गया, यानी 15,668 रुपया हो गया आपका, 1,250 रुपया। ठीक है, बराबर 1+8 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया? 12%, 12/100,
बस इसकी पावर टी निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 112, 112 बटा कितना 100, 112 बटा 100 की पावर टी। इसका आधा कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा कितना 5 दूना 10, 6 दूना 12, 56। इसका आधा कीजिएगा तो 25, ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 8 दूना 16 यानी 28, 28 बाई कितना आ रहा है 25, 25 की पावर कितना आ रहा है टी। अब देखिए इसका आधा कीजिएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 7 दूना 14, एक बच रहा है 8 दूना 16, 4 दूना 8, 784, 784। ये कितना मरते कट जाएगा 784 मरते और नीचे काटिएगा 1250 का आधा कीजिएगा, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी 625। आप देखिएगा ये है 25 का स्क्वायर और ये कितना 28 का स्क्वायर, यानी यहाँ टाइम कितना होगा 28 बटा 25 के पावर टी। यहाँ तो लिख सकते हैं डायरेक्ट टाइम, हमको पता चल गया कितना 2 वर्ष। इसको लिख सकते हैं 28 बटा 25 का स्क्वायर, यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिंप्लीफाई इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट कर सकते थे। 1568 डिवाइड बाई कितना आता है 1250, ठीक है, बराबर 1 प्लस 8/100, 8/100 लिखते यानी 12/1 प्लस 12/100। जब इसको सिंप्लीफाई करते ये इसके पावर टी आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाता 28/25 की पावर टी और इसको सॉल्व करते तो यही सेम चीज आता है 784, 784/625। इसका रूट लगा दे या रूट क्या है ये तो ऐसे ही निकल जाएगा स्क्वायर लगा के। सिंप्लीफाई बस यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, यानी इतना फॉर्मूला हमने बताया याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है अनिल सुमित से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। क्या कर रहा है, अनिल है और सुमित से 3 गुना तेजी से। अगर सुमित एक यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, ये क्या दिया गया एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया, ठीक है। यदि सुमित अकेला, ये एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, अगर किसी का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वह समय कम लेगा, यानी एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये 1:3 हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो। क्या कर रहा है, यदि सुमित अकेला एक काम को 12 दिन में कर लेता है, कह रहा है कि सुमित एक काम को 3 यूनिट में करता है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 3 यूनिट 12 के बराबर है। यह कितना मल्टीपल है 4 गुना है, यानी एक यूनिट कितना का मल्टीपल होगा 4 का, 4 से मल्टीप्लाई 4, यानी कहने का मतलब अनिल अकेला किसी काम को 4 दिन में करता है, जबकि सुमित अकेला उसी काम को कितना दिन में 12 दिन में करता है, ठीक है। तो अनिल और सुमित मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, सिंप्लीफाई 1/4 प्लस 1/12 कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए 12, 4 से 12 और 1 3 1 4 यानी 4/12 आ गया कितना 4 से 12, 1/3 यानी 3 दिन में, कितना दिन 3 डे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है वैशाली 1260 रुपये में बस का एक टिकट बुक करती है, तबीयत खराब होने की वजह से उसे टिकट रद्द करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उसे 945 रुपया का रिफंड मिला। वैशाली को कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 1200 रुपया का, 1260 रुपया का टिकट लेती है, 945 रुपया उसको वापस मिलता है, यानी उसको कितना पैसा का लॉस हो गया। तो आप सिंप्लीफाई इन दोनों का डिफरेंस निकाली जाए तो ये उसका पैसा का डिफरेंस क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 315 रुपया, कितना 315 रुपया का लॉस। ये 315 रुपया का लॉस किस पे हुआ, जितना पैसा लगाई थी उस पे, यानी 1260 पे हुआ। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको काटिएगा तो ये कितना बढ़ते कट जाएगा, देखिए 2 से काटिएगा 2 × 5 = 10, ये कट जाएगा कितना 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 मरते 5 से 15, 6 × 5 = 30, 1 × 31, 5, 3 × 5 = 15 यानी 5 मरते, यानी 50 25 यानी 25%, यानी 25% का क्या हो रहा है, उसको वैशाली को लॉस हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है 3 संख्या का अनुपात 3:4:5 है, उनका महत्तम समावर्तक 18 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 5 4 9, 9 10 11 12, 5 4 9 1 10 2 12, यानी 12 यूनिट, जो भी 12 का मल्टीपल होगा वही 12 यानी 4 × 3, यानी जो संख्या 4 और 3 का मल्टीपल दोनों का होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 1 9 आ रहा है,
4 का ये भी मल्टीपल है यानी 180 इसका आंसर हो सकता है। देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 6 3 9 ये भी कट रहा है, यानी सारा ऑप्शन क्या है 4 और 3 से कट रहा है, यानी ऑप्शन यानी मल्टीप्लिकेशन चेक नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना है, इन संख्याओं का योग कितना, जब एचसीएफ 18 दिया गया है, 4 3 7 7 और 5 12 यानी 12 इंटू एक्स होगा। यह एक्स का वैल्यू ही क्या दिया गया है 18, यानी 12 मल्टीप्लाई 18, 12 को 18 से मल्टीप्लाई किया 18 दूना 36, ये 6 हासिल 3 18 3 18 3 कितना 18 दो 20 21 216, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट, दो प्रकार के अनाज जिसका मूल्य 202 रुपये प्रति किलोग्राम और 250 रुपये प्रति किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 202 रुपया वाला कितना 7 kg मिलाया जाता है, तो प्राइस कितना हो जाएगा 202 रुपया वाला 7 kg मिलाया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1414 kg मिलाया गया। अब क्या करा है 250 रुपया वाला कितना 5 kg मिलाया जाता है, 250 को क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 50 25 के 5 हासिल हो 5 दूना 10 दो 12 1250, यानी टोटल कितना हो गया 4 5 1 6 4 2 6 1 1 2, यानी ये आ गया कितना टोटल केजी। अब इसको कितना 7 8 5 कितना 7 3 10 दो 12 12 से डिवाइड कर देंगे तब प्रति केजी प्राइस निकल जाएगा। यह टोटल प्राइस आ गया कितना, टोटल प्राइस हो गया 2664 रुपया, 2664 रुपये। ये कितना केजी का प्राइस हो गया, 7 3 10 दो 12 kg का, 12 से बस डिवाइड कर दिए, 12 से डिवाइड कीजिएगा 12 दूना 24 दो मरते, 12 दूना 24 दो मरते, फिर 12 दूना 24 222, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है। आकाश का इफिशियंसी अरविंद से 3 गुना ज्यादा है। आकाश है, यहाँ पे अरविंद है, ठीक है। यह इफिशियंसी का बात कर रहा है। आकाश का इफिशियंसी क्या है, अरविंद से 3 गुना अच्छा था। अरविंद 1 है तो आकाश कितना 3 काम करता है। इसका टाइम का रेशियो निकालिएगा तो टाइम का रेशियो यह 1 लेगा तो ये कितना लेगा 3 यूनिट लेगा टाइम। ये बात तो क्लियर है। अब क्या कर रहा है, इसलिए वह अरविंद से 30 दिन कम में किसी काम को पूरा कर लेता है। यानी आकाश 1 दिन में करता है जबकि अरविंद 3 दिन में। दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 15। यानी आकाश का बात कीजिएगा, आकाश का बात कीजिएगा तो ये कितना काम करता है 15 दिन में कर लेता है, जबकि अरविंद का बात किया जाए 15 या 45 45 डे में। क्वेश्चन के हिसाब से क्या करा है, वे साथ मिलकर काम करें तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब क्या करा है, दोनों एक साथ काम करना है। 1/15 अरविंद, आकाश एक बार 1 दिन में 1/15 जगह अरविंद करेगा 1/45। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 45 15 या 45 1, यानी कितना आ जाएगा 45 बटा कितना 4, इतना डे, डे में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 11 चौक 44, 11.1/4 दिन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।